हेलो दोस्तों, मैं डीके वर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल ये मटेरियल स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो अगर केमिस्ट्री में सवाल पूछे जाते हैं तो 70% एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल होता क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो तत्वों को, ठीक है, तत्वों को तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए एक समान गुण वाले या एक समान प्रॉपर्टीज वाले तत्व को एक साथ रखने और अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले तत्व को अलग अलग रखने की जो व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है, उसी को हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर एक समान गुण वाले या एक समान प्रॉपर्टीज वाले तत्व को एक साथ रखने और अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले तत्व को अलग अलग रखने की जो व्यवस्था बनाई गई थी उसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहा गया। ठीक है, तो पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं, तो हम मतलब पृथ्वी पर जितने भी 118 तत्व हैं उनको ठीक ढंग से अरेंज करना ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहास में बहुत सारे वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया। इसमें सबसे पहले डोबेराइनर ने किया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि बहुत सारे वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए। जिसमें से देख सकते हैं कि सबसे पहले डोबेराइनर आए, उसके बाद न्यूलैंड आए, उसके बाद मेंडलीफ आए, उसके बाद मोजले आए। ठीक है, यानी कि मोसले आए। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या अपने पीरियड मतलब क्लासिफाइड तत्वों को क्लासिफाइड करने के लिए क्या क्या किया और कहाँ तक सक्सेस हुआ, क्या क्या कमियां रही। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डोबेराइनर को। तो देखिए, तो डोबेराइनर ने अपना एक नियम दिया। ठीक है, यानी कि अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे हम डोबेराइनर का तिर्यक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उन्होंने तत्वों को तीन तीन समूहों में रखा। ठीक है, यानी कि उनका जो नियम था वो तीन तीन तत्वों को लेकर नियम बनाया था। ठीक है, तो उन्हें ही हम क्या कहें, उन्हें ही हम तिर्यक नियम कहते हैं। ठीक है, डोबेराइनर ने समूह में तीन तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा। सॉरी दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, इसकी खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि डोबेराइनर ने समूह में तीन तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, उनके बढ़ते क्रम में रखा, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के आधार पर हम समझ लेते हैं कि इसका जो डिफिनेशन है वो कहाँ तक सक्सेस हुआ और क्या काम करती है। ठीक है, तो देखिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं तीन तत्व जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो बीच वाली तत्व है, ठीक है, अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि लिथियम का 7 और प्लस पोटेशियम का 39, इसका परमाणु भार का यार जोड़ें तो 46 होता है। ठीक है, तो इसका 46 होता है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि बीच वाली जो तत्व है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत के बराबर होता है। तो देख सकते हैं कि 7 और 39 हो गया 46, तो उसका एवरेज निकालेंगे 23, तो ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम देखें तो इसका भी सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं कि इनमें क्या कमियां रही। ठीक है, तो डोबेराइनर ने तो अपने नियम में बता दिया कि बीच वाली जो तत्व होती है अन्य दो तत्वों के एवरेज के बराबर होता है। लेकिन क्या ये नियम सभी तत्वों पर लागू हुआ? नहीं, तो इनमें कमियां दिखी। तो सभी तत्वों को तिर्यक के रूप में नहीं सजाया जा सका। ठीक है, तो ये अपना जो नियम दिए थे तिर्यक नियम, उसमें से सभी तत्वों को तिर्यक के रूप में नहीं सजाया जा सका। इस कारण इसका नियम फेल हो गया। ठीक है, इस प्रकार इन तत्वों का वर्गीकरण करना का सॉरी मतलब इस प्रकार इनके तत्वों का वर्णन करने का जो तरीका था वो फेल कर गया। ठीक है, उसके बाद कौन आए दोस्तों, तो उसके बाद आए न्यूलैंड। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपना एक अष्टक सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना एक अष्टक सिद्धांत दिया।
ठीक है। तो इसी को हम अष्टक सिद्धांत या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। ठीक है। तो न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को, ठीक है, न्यूलैंड के समय जो ज्ञात तत्व थे उनको उन्होंने क्या किया, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया। ठीक है। तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 56 थी। ठीक है। जब न्यूलैंड वैज्ञानिक आए थे, जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ठीक है। तो चलिए हम न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन, तो न्यूलैंड ने क्या किया था, सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व को हाइड्रोजन से शुरू कर थोरियम पर समाप्त किया था। यानी कि अगर पूछा जाए कि न्यूलैंड के समय सबसे पहला तत्व कौन था जिससे परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था, वो हाइड्रोजन था। ठीक है। और परमाणु भार के आधार पर अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। ठीक है, देख सकते हैं थोरियम था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन में उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व से समान गुण धर्म रखता है। ठीक है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हर एक तत्व मतलब प्रत्येक तत्व अपने से, ठीक है, अपने से 8वें तत्व से समान गुण धर्म रखता है। अपने से 8वें तत्व से समान गुण धर्म रखता है। ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ, देखिए लिथियम और सोडियम ये दोनों धातु है। ठीक है। और ये समान गुण धर्म रखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी परमाणु संख्या 3 और सोडियम की परमाणु संख्या 11। ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस निकालेगा तो कितना निकलेगा, 8। ठीक है। तो बोला कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व से समान गुण धर्म दर्शाता है। किसने कहा था, तो न्यूलैंड ने कहा था। और हम अगर हम डोबेराइनर के बारे में जानें तो डोबेराइनर ने क्या किया था, उसने तिर्यक सिद्धांत दिया, जिसमें बोला कि बीच वाली जो तत्व है का परमाणु भार जो है अन्य दो तत्व के औसत के लगभग बराबर होता है। ठीक है। तो चलिए हम दोनों के बारे में जान गए। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है। तो न्यूलैंड के वर्गीकरण में भी बहुत सारी कमियां देखी गई। ठीक है, देखते हैं कि वो कमियां क्या क्या थी। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो कैल्शियम तत्व तक ही लिमिट है। ठीक है, मतलब लागू होता है, इससे बाद में ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये नियम आगे जाके फेल हो जाता है। तो न्यूलैंड ने यह कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं, पर बाद में कई तत्वों की खोज हुई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि न्यूलैंड को लगा, ठीक है, कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं, लेकिन बाद में कई तत्वों का भी खोज किया गया। ठीक है। तो इस प्रकार इनका भी वर्गीकरण करने का जो तरीका था वो भी फेल कर गया। तो आगे चलकर कौन सा वैज्ञानिक आए, तो आप जानते हैं मेंडलीव के बारे में। ठीक है। तब आगे कौन आए, तो मेंडलीव आए। तो इन्होंने क्या किया, तो आवर्त सारणी का नियम दिया। ठीक है। तो मेंडलीव कौन थे, तो मेंडलीव एक रसायन वैज्ञानिक थे। तत्वों के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में मेंडलीव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, यानी कि तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया उसमें मेंडलीव का बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। इससे पहले जो वैज्ञानिक आए उन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण नहीं किया था। तो सबसे पहले निर्माण किसने किया था, तो सबसे पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीव ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु, क्या, तो उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एक टेबल में सजाया। तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन से शुरू किया और तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एक टेबल में सजाया। ठीक है। तो इससे पहले हम न्यूलैंड को देखें तो न्यूलैंड ने परमाणु भार के आधार पर सजाया तो था, लेकिन उन्होंने टेबल में नहीं सजाया था। ठीक है, उन्होंने टेबल में नहीं सजाया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आवर्त सारणी का निर्माण करने का, तो मेंडलीव द्वारा किया गया था। ठीक है, और इन्होंने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एक टेबल में सजाया था। ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया था, तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी के समूह को और आवर्त में बांटा है। ठीक है, यानी कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया, उसमें से वो सबसे पहले समूह और आवर्त को मतलब बांटा था। ठीक है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9
वर्ग तथा 7 आवर्त थे। ठीक है, मेंडलीव के समय में आवर्त की संख्या 7 थी और वर्गों की संख्या 9 थी। ठीक है, और इससे पहले न्यूलैंड जो आए थे उनके उनका जो था उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। ठीक है, और मेंडलीव के समय में सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। और मेंडलीव ने उस समय सभी ज्ञात तत्वों को शामिल करने के साथ साथ कुछ अज्ञात तत्वों की खोज नहीं हुई थी उनके लिए भी रिक्त स्थान छोड़ दिया। यानी कि मेंडलीव ने जब अपना आवर्त सारणी तैयार किया था तो उस समय जो ज्ञात तत्व थे उसे टेबल में तो सजाया ही सजाया, लेकिन कुछ स्थान रिक्त भी छोड़ दिया गया था जो कि अज्ञात तत्व थे, जो कि उस समय खोज नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि इनके भी पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ कमियां देखी गई। ठीक है, तो उसके देख लेते हैं कि कमियां क्या थी। इसने अपने आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्व को अलग अलग रख दिया। ठीक है, इसने क्या किया? तो इसने जो है समान गुण धर्म वाले तत्व को अलग अलग रखा, जबकि रखना था मतलब साथ साथ में सजा के रखना था, लेकिन इन्होंने क्या किया? मतलब टेबल को सजाया तो जरूर, लेकिन जो एक ही समान के गुण धर्म जो दिखाता था उन्हें अलग अलग रख दिया। ठीक है, तो उसके बाद और इसमें क्या क्या कमियां देखी गई वो हम देख लेते हैं। देखिए, ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा गया। तो नियम क्या कहता है कि कम परमाणु भार वाले तत्व को पहले रखा जाए और ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रखा जाए। तो इन्होंने क्या किया था कि जो ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्व थे उनको पहले रख दिया और जो कम भार वाले तत्व थे उनको बाद में रखा गया। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आयोडीन की परमाणु संख्या 100, परमाणु संख्या नहीं परमाणु भार। ठीक है, तो क्योंकि मेंडलीफ ने तो क्या किया था, परमाणु भार के आधार पर सजाया था, तो इसका हम परमाणु भार के आधार पर हम देखते हैं, इसके परमाणु संख्या के आधार पर देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आयोडीन का जो परमाणु भार है 126.92 है और टेलोरियम का परमाणु भार कितना है? 127.71 है। ठीक है, जबकि टेलोरियम के बाद रखा गया किसको? आयोडीन को, जबकि टेलोरियम को पहले रखना चाहिए था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनका भी जो वर्गीकरण का जो तरीका था, ठीक है, वो भी फेल कर गया। क्या कर गया? तो फेल कर गया। ठीक है, तो इसके बाद कौन आए? तो इस प्रकार मेंडलीव का जो वर्गीकरण का तरीका था वो फेल कर गया। इसके आगे चलकर हेनरी मोसले आए। ठीक है, तो हेनरी मोसले ने क्या किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो हम जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? वो मोसले द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो 1913 में हेनरी मोसले ने एलिमेंट के एक नए गुण एटॉमिक नंबर की खोज की और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया गया। तो इससे पहले जो मेंडलीव आए थे उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने परमाणु भार के आधार पर सजाया था तत्वों को। ठीक है, और जो मोसले आए उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने परमाणु भार के बजाय, ठीक है, यानी कि परमाणु भार के बजाय, यानी कि परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया था अपना पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, और ये सक्सेस भी हुए। आज अगर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी का, तो हेनरी मोसले का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब अगर हमको पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से समझना है तो आपको 3 चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर अगर आप इसे समझ लेते हैं, ठीक है, तो आपको पीरियोडिक टेबल में उतना दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक नंबर क्या होती है, फिर समझते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, फिर समझते हैं किसी भी परमाणु का सेल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे कि हम आपको फिगर में दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कि ये तत्व हो गया। ठीक है, तो इनके नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होती है, ठीक है, इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का क्या परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर उस तत्व का परमाणु संख्या। ठीक है, तो देख सकते हैं लिथियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? कितने प्रोटॉन है? 3 है, तो यानी कि 3 परमाणु संख्या हो जाएंगे। बेरिलियम का कितने हैं? 4।
बोरॉन का कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, किसी तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम अच्छी तरह से समझ लिए। अब समझते हैं परमाणु, अब समझते हैं क्या, परमाणु भार के बारे में, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि अगर हम सिंपल सा देखने जाएं तो परमाणु भार जो होता है वो परमाणु संख्या के 2 गुना कर देना तो लगभग उसका परमाणु संख्या के बराबर हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक परमाणु संख्या का 2 गुना करें तो उसका परमाणु भार निकल जाता है, लेकिन अधिकतर केस में ऐसा देखा जाता है कि किसी भी परमाणु संख्या को अगर दो गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका परमाणु भार के बराबर वो आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जो कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम बताए क्या कि अगर परमाणु संख्या का 2 गुना कर दिया जाए तो भी परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है लगभग लगभग। हमेशा सेटिस्फाइड हो या ना हो इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान है वो परमाणु संख्या का लगभग लगभग 2 गुना होता है। अगर दूसरे शब्दों में हम समझें तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जो कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। हमने एटॉमिक नंबर के बारे में जाना, फिर एटॉमिक मास के बारे में जाना। एटॉमिक नंबर जाना कि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं जो नाभिक में उपस्थित रहता है। और परमाणु भार हम किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु भार कहते हैं। या तो दूसरे शब्दों में और समझें कि अगर परमाणु संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो लगभग लगभग परमाणु भार आ जाता है। ठीक है, चलिए हम दोनों को अच्छी तरह से समझ लिए। अब समझते हैं हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखिए, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, KLMN। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रत्येक सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। ठीक है, तो के सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। ठीक है, क्या है, तो के सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। एल सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। एम सेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन को रखे जा सकते हैं। और एन सेल में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके हम मतलब फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेल में, जो कि के सेल जिसे कहा जाता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं 1 2। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार एल में भी देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, 4 5 6 7 8। उसके बाद हम एम सेल देखते हैं। एम में 18 तत्व, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। एन में भी कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम और आगे देख लेते हैं। चलिए हमने क्या क्या समझा, तो हमने समझा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, किसी भी सेल का सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कौन कौन से सेल आते हैं और कौन कौन से सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इससे अच्छी तरह से आप डिस्कस कर लिए। और हम अब चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 तथा पीरियड की संख्या 7 होती है। अभी का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 समूह हैं। ठीक है, और 7 आवर्त हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो 58 से 71 तक के जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो लेंथेनाइड है वह 58 से लेकर 71 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 90 से 103 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व को एक्टिनाइड कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 90 से 103 तक के जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं उन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है।
ठीक है। सॉरी दोस्तों। आवर्त सारणी के नीचे लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट को दो अलग अलग पंक्तियों में रखा गया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं लेंथेनाइट के नीचे, सॉरी, आवर्त सारणी के नीचे लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट के को दो अलग अलग पंक्तियों में रखा गया है। ठीक है, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये लेंथेनाइड है, और उसके बाद जो दिख रहा है वो एक्टिनाइड है। ठीक है, ये है लेंथेनाइड, ये है एक्टिनाइड, यानी कि आवर्त सारणी के नीचे लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड को दो अलग अलग पंक्तियों में दर्शाया गया है। ठीक है, ये एक्टिनाइड, ये लेंथेनाइड, ये एक्टिनाइड। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कौन से आवर्त में कितने तत्व होते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं। द्वितीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इसी प्रकार तृतीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तृतीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इसी प्रकार अब देखते हैं चतुर्थ आवर्त कितने तत्व रखे जा सकते हैं, तो 18 तत्व रखे जा सकते हैं। अब पाँचवां तत्व में देख सकते हैं कि 18 तत्व रखे जा सकते हैं। छठा में भी देखें 32 तत्व रखे जा सकते हैं। और जो शेष तत्व बच गए उन्हें कहाँ रखा गया है, तो सातवां आवर्त में रखा गया। दोस्तों, आप मतलब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि जो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, कि जो छठा आवर्त में है, ठीक है, तो छठा आवर्त में देखिए आप 57 से जो संतावन संतावन से लेकर, सॉरी, 58 से लेकर जो 71 तक के जो तत्व हैं वो 6 आवर्त में ही आते हैं। ठीक है, कौन से तत्व, कौन से आवर्त में आते हैं, छठे आवर्त में आते हैं। और जो ये आपको दिख रहा है 89 से लेकर 103 तक के जो तत्व दिख रहे हैं वो सातवां आवर्त में आते हैं। ठीक है, तो ये जो छठा, ये जो लेंथेनाइड है और एक्टिनाइड है वो पीरियोडिक टेबल का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होने के कारण इसे अलग रूप से दर्शाया गया है। तो हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव क्या होता है, जो अल्फ़ा बीटा गामा किरण छोड़ता है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम जितना हमको जानना है बस उतना ही जानते हैं। अगला वीडियो में भी हम आपको बता देंगे कि रेडियो एक्टिव क्या होता है, ये कैसे काम करती है, इससे क्या क्या रे निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं और इससे आगे क्या है। ठीक है, तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से जाननी हो या आप जानते हैं तो कम से कम ये 5 ग्रुप के बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप फर्स्ट को। ठीक है, तो इस ग्रुप के तत्व को अल्काली मेटल कहा जाता है। अल्काली मेटल कहने का मतलब क्या है कि क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक है, प्रथम ग्रुप के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है और दूसरे ग्रुप के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, यानी कि अल्कलाइल अर्थ मेटल। ठीक है, तो अगर हम देखें ग्रुप फर्स्ट को, तो प्रत्येक आवर्त का, यानी कि प्रत्येक आवर्त का, आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और ग्रुप की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तो प्रत्येक आवर्त के पहले तत्व को क्या कहा जाता है, तो क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे आवर्त में क्या है, तो दूसरे आवर्त, सॉरी, दूसरे ग्रुप के आवर्त, पहले आवर्त को अल्कलाइल अर्थ मेटल कहा जाता है, यानी कि क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ग्रुप 11 को। इस वर्ग में आने वाले तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है, यानी कि इसमें जितने भी तत्व आते हैं इसे क्या बोलते हैं, सिक्का धातु कहा जाता है। ठीक है, अब ग्रुप 17 देखते हैं। ग्रुप 17 में इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है, यानी कि ग्रुप 17 को हेलोजेंस कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इसमें आने वाले तत्व क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। फ्लोरीन जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी किसी से प्रतिक्रिया कर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मतलब 17 ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, चलिए हम ग्रुप 18 को देखते हैं। इसे शून्य भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है, इनर्ट गैस। ठीक है, 18वें समूह में आने वाले तत्व को इनर्ट गैस कहा जाता है, या तो इसे हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जानना अति ही आवश्यक है। ठीक है, देखिए, अभी तक
कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। ठीक, अभी तक जो तत्व खोजे गए हैं उसकी संख्या कितनी है? तो 118 है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 118 तत्व में से प्राकृतिक रूप से कितने हैं और कृत्रिम रूप से कितने हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से हम देखें तो 98 तत्व प्रकृति में उपलब्ध हैं और शेष 20 तत्व जो है वो मानव द्वारा बनाया गया है। देखिए, प्राकृतिक रूप से 98 और कृत्रिम रूप से 20, यानी कि 118 तत्व तो हैं पृथ्वी पर, लेकिन 98 तत्व प्राकृतिक रूप से मिला है और 20 जो तत्व हैं वो मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है। चलिए अब हम 118 तत्व में देखते हैं कि धातु की संख्या कितनी है, अधातु की कितनी है और उपधातु की संख्या कितनी है। तो धातु की अगर हम बात करें तो प्रकृति में धातु की संख्या 91 है और अधातु की संख्या 20 है और उपधातु की संख्या 7 है। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं कुछ। तो उपधातु की संख्या 7 में से कौन कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, उसके बाद क्या होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, टेलोरियम होता है, पोलोनियम होता है। यानी कि ये जो उपधातु होते हैं, ठीक है, ये इसकी संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ठीक है, चलिए हम और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं जो कि यहाँ से एग्ज़ाम में बराबर क्वेश्चन आपको मिलते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। क्या है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। तो अगर सबसे ज़्यादा धातु पूछा जाए तो एल्युमिनियम होगा। क्या होगा? सबसे ज़्यादा धातु में एल्युमिनियम, लेकिन सबसे ज़्यादा तत्व में ऑक्सीजन। देखिए, दोनों तो तत्व हैं, लेकिन सिर्फ अगर तत्व पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और धातु के बारे में पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रकृति में क्या पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और सबसे हल्का धातु। देखिए, फिर वही बात है कि सबसे हल्का तत्व तो हो गया हाइड्रोजन और सबसे हल्का धातु पूछा जाए तो लिथियम। तत्व तो दोनों हैं, लेकिन हल्का में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और धातु में सबसे ज़्यादा हल्का लिथियम। ठीक है, चलिए और आगे हम देखते हैं प्रकृति में सबसे भारी तत्व। ठीक है, सबसे भारी तत्व कौन है? तो यूरेनियम है। सबसे भारी तत्व कौन है? यूरेनियम है। ठीक है, और मानव द्वारा निर्मित सबसे भारी तत्व क्या है? अनोनोक्टियम है। ठीक है, देखिए फिर आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रकृति में सबसे भारी तत्व तो क्या है? यूरेनियम है, जो कि ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, अगर सिर्फ तत्व के बारे में पूछा जाए सबसे भारी, तो हो जाएगा उसका राइट आंसर यूरेनियम, तत्व के बारे में। लेकिन अगर मानव निर्मित द्वारा पूछा जाए सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनोनोक्टियम। ठीक है, तो इससे पहले ऊपर में हम क्या पढ़े? इससे सबसे भारी तत्व प्रकृति में वो हो गया यूरेनियम और मानव द्वारा निर्मित सबसे भारी तत्व हो गया अनोनोक्टियम। ठीक है, लेकिन सबसे भारी अगर धातु पूछा जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑस्मियम। ठीक है, तत्व में हो जाएगा आपका प्रकृति में यूरेनियम और मानव निर्मित में हो जाएगा अनोनोक्टियम और धातु में हो जाएगा कौन सबसे भारी? तो ऑस्मियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा घनत्व भी किसका होता है? तो ऑस्मियम धातु का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व किससे का होता है? देखिए, अगर सबसे भारी धातु ऑस्मियम है तो इसका ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज़्यादा घनत्व होगा इसका ही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। ठीक है, तो चलिए सबसे कठोर धातु सॉरी सबसे कठोर तत्व क्या है? तो हीरा है। ठीक है, और सबसे कठोर धातु पूछा जाए तो प्लेटिनम। देखिए दोस्तों, सबसे कठोर तत्व पूछा जाए तो हीरा और सबसे कठोर धातु पूछा जाए तो प्लेटिनम। तत्व में हीरा और धातु में प्लेटिनम, सबसे कठोर में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु क्या है? तो वो पारा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु पारा, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या है? ब्रोमीन है, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
दोनों। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब है कि पीरियोडिक का गुण क्या है, ये किस प्रकार से दर्शाता है, क्या गुण है इसका पीरियोडिक टेबल का, उसके बारे में हमको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु का आकार के बारे में। तो आवर्त सारणी में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी ग्रुप, जैसे ग्रुप की संख्या 18 होती है, तो कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए, तो अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, क्रमशः अगर आप नीचे आते हैं तो प्रत्येक परमाणु का जो आकार है, ठीक है, परमाणु का आकार धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है। यानी कि ऊपर से नीचे आने के टाइम परमाणु का आकार क्रमशः घटते जाता है। ठीक है, और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाए तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है वो देखिए, यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ऊपर से ये ग्रुप 18 हो गया, देखिए जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके ग्रुप संख्या 18 हो गई। ठीक है, तो ग्रुप की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आए, ठीक है, तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। सॉरी दोस्तों, हो सकता है मैंने आपको गलत बता दिया हो कि परमाणु आकार घटता है, लेकिन अगर ऊपर से हम नीचे आए ना तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। ठीक है, परमाणु आकार घटता है बाएं से दाएं जाने पर, और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। चलिए हम जानते हैं कि ऐसा होता है आखिर क्यों है। देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसका आकार घटता है। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, तो चलिए हम नोट में आपको दिखाने की कोशिश किए हैं कि आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट जाने पर प्रोटॉनों की संख्या में इंक्रीज होने के कारण नाभिक में प्लस चार्ज वो उतना मजबूत होगा और आसपास के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, जिस कारण एलिमेंट का आकार छोटा होता जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाइएगा, ठीक है, तो उसमें परमाणु संख्या तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी आवर्त को ले लेते हैं, जैसे कि आवर्त 3 में हम देखते हैं कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, इस प्रकार से सॉरी दोस्तों, अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो उसका प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चलें तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 हो जाएगा, तो उसका प्रोटॉन की संख्या 12 हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। तो अगर हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बहुत आसानी से अपनी ओर खींच के रखेगा। और हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, ठीक है, इर्द गिर्द क्या घूमता, क्या चक्कर लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। तो जो जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रही है उसे जकड़ के रखना चाहता है। तो जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन होगा, ऑब्वियसली बात है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन करके ज़्यादा रखेगा, जिस कारण वो परमाणु का आकार को क्या कर देगा, घटा देगा। इसी यही कारण है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच के रखने का प्रयास करता है, जिस कारण उसका आकार को क्या करता है, छोटा करता है। और अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो कक्षकों की संख्या बढ़ती है। यानी कि जैसे कि हम अगर हम ग्रुप में आए, ग्रुप में हम देखते हैं पहला ग्रुप में लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो उसके नीचे हम आते हैं तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो हम देखें कि परमाणु संख्या अगर 3 हुआ, क्या कहते हैं, लिथियम का, तो अगर हम उसको अष्टक के रूप में सजाने जाएं तो प्रथम सेल में कितना रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। उसके बाद जो बचा उसे बाद वाले सेल में रखेंगे। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, अब दूसरा सेल में 1 रहेगा। ठीक है, यानी कि इसमें सेल की संख्या कितना आया, तो 2 आया। ठीक है, तो इसमें सेल की संख्या जैसे कि हम आपको समझा देते हैं अच्छी तरह से। जैसे देखिए, लिथियम का परमाणु संख्या आपका 3 हो गया, और सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। तो हम बताए थे कि ऊपर से नीचे आने पर, तो देखिए प्रथम आवर्त के ये तत्व हैं, सॉरी प्रथम ग्रुप के ये तत्व हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, तो पहले तो हाइड्रोजन मिलता है। लेकिन हम लिथियम के बारे और सोडियम के बारे में अच्छी तरह से समझाने के लिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं। लिथियम को हम अगर मतलब सेल में सजाया जाए तो पहले 2 होगा, ठीक है, उसके बाद 1 होगा, यानी कि इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, यानी इसमें 2 सेल बनेंगे। तो अगर सोडियम की बात करें तो इसमें कितने सेल बनेंगे, तो
तो 3 सेल बनेंगे। पहले में 2 रखेंगे, ठीक है, फिर 8 रखेंगे, फिर तीसरे में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए इसमें आपको 3 सेल बन रहा है, इसमें 2 ही सेल बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका देखिए परमाणु का आकार बड़ा होगा, इसका परमाणु का आकार छोटा होगा। देख लीजिए आप खुद देख लीजिए कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है और उसमें से सेल में भी वृद्धि हो रही है। तो अगर सेल में वृद्धि हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि परमाणु का जो आकार होगा बड़ा होगा, क्योंकि एक सेल ज़्यादा बन रहा है, इसमें एक सेल कम बन रहा है, ठीक है। तो एक सेल ज़्यादा बनने के कारण इसका जो परमाणु का आकार है वो बड़ा हो जाएगा, इसका परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार हम लेफ्ट टू राइट जाएँ तो प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर जकड़ने की कोशिश करता है, जिस कारण उसका आकार को छोटा करते जाता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार छोटा हो जाता है और अप टू टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, आकार उसका बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए हम इसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में और आगे। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। तब यहाँ देखने वाली चीज़ है कि ये टेंडेंसी आखिर होती क्या है। तो टेंडेंसी को हम ऊर्जा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है। देखिए तो कहने का मतलब है कि जिसकी ऊर्जा ज़्यादा, ठीक है, उसकी ऋणात्मकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं, कोई भी जो तत्व है, ठीक है, कोई भी तत्व क्या चाहती है कि हम अष्टक को पूरा कर लें, ठीक है। तो अष्टक पूरा करने के लिए वो चाहता था कि हम स्टेबल हो जाएं। जैसे कि हम लिथियम का एग्जांपल लेते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। इसी तरह हम अगर क्लोरीन को लेते हैं, ठीक है, या तो चलिए हम फ्लोरीन को ही ले लेते हैं, बेस्ट होगा। ये चलिए फ्लोरीन को लेते हैं। लिथियम का परमाणु संख्या 3 हो गया, तो अगर इसको हम अष्टक पूरा कराना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और ये 1 लिख सकते हैं। चलिए अगर इसको हम अष्टक पूरा कराना चाहते हैं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और चलिए हम फ्लोरीन को देखते हैं, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो 2 और हम 7 लिख सकते हैं। देखिए तो अगर हम देखते हैं कि अष्टक पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे अष्टक पूरा पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताइए अगर मान लीजिए एक प्रकार का ये घर है, ठीक है, इसको घर समझिए। तो अगर एक घर में एक आदमी रहे, उसको 7 आदमी को अपने साथ लाना है, तो क्या ये पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं होगा। बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अगर अगर इस फैमिली में 7 सदस्य हैं, ठीक है, और वो चाहे कि हम 8 होना चाहें, तो ये तो कब का ही खींच के ले आएगा, तुरंत ले आएगा इसको। तो कहने का मतलब कि जिसके सदस्य की संख्या ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास ऊर्जा ज़्यादा है। तो वही ना हम बताए थे कि टेंडेंसी सबके, जिसके पास सबसे ज़्यादा होगा तो वही विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से अपनी ओर ही खींच लेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिथियम का जो होता है विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, क्योंकि इसको साथ लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और ये जो फ्लोरीन है, ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए इसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, जबकि ये कहने का मतलब है कि इसके पास ज़्यादा ऊर्जा है, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा, जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगा किसी इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने का, मतलब ग्रहण करने का, तो उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तो घटता है, ठीक है। तो हम आपको फिगर के माध्यम से दिखा सकते हैं। देखिए कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो जैसे कि लिथियम से अगर हम जाएं फ्लोरीन में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे और देख लेते हैं। तो हम बता रहे थे, देखिए हम नीचे में लिख दिए हैं। लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे और हम देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मेंडलीव आवर्त सारणी नियम, ठीक है। तो इनके नियम क्या कहते हैं,
तो देखिए, तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए, मेंडलीव का आवर्त नियम जो है परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम किसके फलन होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या के। मेंडलीव का आवर्त नियम जो है परमाणु, ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम है जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर काम करती है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन के आधार पर काम करती है। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसके लिए कुछ MCQ क्वेश्चन मैंने रखा है, ताकि आप अपने आप को जांच सकें कि आपको कितना समझ में आया, कितना आपको याद रहा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसका वर्गीकरण जो है सबसे पहले किसने किया था। चलिए दोस्तों, फटाफट आप तब तक अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, वर्गीकरण किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोबेराइनर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डोबेराइनर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए दोस्तों, आप लोग अगर जान रहे हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि इसका जो त्रियक नियम दिया था वो किसने दिया था। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोबेराइनर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डोबेराइनर। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन शायद इसमें नहीं दे पाया था या मिस्टेक हो गया है, तो इसका मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूलैंड। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था? सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव। चलिए हम आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था मोसले ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव का जो आवर्त सारणी जो नियम दिया था वो किस आधार पे था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? अभी का जो आवर्त सारणी है जो मोसले द्वारा बनाया गया है, इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, 7 हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था किस आधार पर? आधुनिक आवर्त सारणी का जो तत्व है इसको मोसले ने सजाया था, तो किस आधार पर सजाया था? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लेते हैं, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके लिए ये यूजफुल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और अगर और किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।